1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश में विद्युत उत्पादन की जो क्षमता थी वो 1362 मेगावाट थी। लेकिन करंटली अभी हमारे देश में 1,70,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में विद्युत उत्पादन किन किन तरीकों से होता है और किस तरह से होता है, और ये भी जानेंगे कि उसके अंदर जो मोटर लगी होती है वो किस तरह से वर्क करती है। और हम ये भी जानेंगे कि अगर हम दो जनरेटर की सप्लाई आपस में मर्ज कर देंगे तो फिर क्या होगा और किस तरह से करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1947 में 1362 मेगावाट विद्युत उत्पादन हमारे देश में होता था। अभी जो है 1,70,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हमारे देश में होता है। अब ये मेगावाट किस वाला का नाम है? 1000 किलोवाट बराबर होता है 1 मेगावाट। तो अभी हमारे देश में 9 अलग अलग तरीके से विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कोयला, भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट से कितना होता है? 60% जो है हमारा कोयले से हमारा विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद जो आता है वो जल विद्युत परियोजना, उससे हमारा 22% विद्युत उत्पादन होता है। बाकी का जो बचा 18% होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि जनरेटर वगैरह हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, और भी काफी सारे तरीके होते हैं। टोटल 9 तरीके से अभी हमारे देश में विद्युत उत्पादन होता है। तो अभी हम जानने वाले हैं जल विद्युत परियोजना से बिजली किस तरह से बनती है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, काफी मैंने विद्युत परियोजना में काम किया है, उनकी मोटर रिवाइंडिंग भी की है और भी काफी सारे काम किए हैं उनके अंदर। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर भी बताऊंगा कि जल विद्युत परियोजना में बिजली किस तरह से बनती है। तो आज का हमारा टॉपिक है जल विद्युत परियोजना। अब जल विद्युत परियोजना में पानी से बिजली किस तरह से बनती है। जिस तरह से आप देखते होंगे कोई नहर वगैरह या पानी का बड़ा नाला वगैरह चल रहा होता है, तो उसमें पानी कितनी मात्रा में कम है, ज्यादा है, और उसका डायरेक्शन यानी कि उसका डाउन दिशा कितनी है। तो पानी की जो बिजली बनती है वो टरबाइन के थ्रू बनती है। अब जहाँ पर टरबाइन लगी होती है उसको पावर हाउस बोलते हैं। अब पावर हाउस से काफी दूर यानी आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर यानी कि पानी का फ्लो देखा जाता है, उससे आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर से एक नाली लेकर के आई जाती है कुछ इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए ये एक नहर बह रही है पानी की। अब यहाँ से हमें एक पतली नाली कट करनी पड़ती है कुछ इस तरह से, और ये हमारा पानी इसके अंदर आता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह से एक होज टाइप बना दिया जाता है, और फिर वहाँ से एक पानी का पाइप लिया जाता है। जितनी बड़ी हमारी टरबाइन लगनी है, पानी की परियोजना लगनी है, उसी के अकॉर्डिंग पाइप का व्यास रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से पानी वहाँ पर आता है पाइप के अंदर। पानी का पाइप जो होता है वो 4 इंची का भी हो सकता है, 10 इंची का भी हो सकता है। 4 इंची तो खैर नहीं होता है, मतलब पानी की परियोजना के हिसाब से कितने किलोवाट की वहाँ पर परियोजना लगी है। तो मान लीजिए कि 6 इंची या फिर 8 इंच व्यास का है। उसके बाद ये जो पाइप है ये अंदर पावर हाउस में चला जाता है। ये होता है पूरा पावर हाउस, ठीक है। पावर हाउस के अंदर यहाँ पर एक बाल लगा होता है। बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है। मैं पूरा थियोरिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बाल लगा होता है पानी को कम ज्यादा करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब 4-5 फीट का। उसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं और यहाँ पर एक शाफ्ट जुड़ी होती है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा घेर लगा होता है उसके अंदर, गरारी वाला, और उसके बगल में एक छोटी गरारी लगी होती है। आरपीएम के हिसाब से कितना तेज पानी आ रहा है उसी के हिसाब से जब पानी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो ब्लेड लगे होते हैं, जिस तरह से गेहूं को निकालने वाली मशीन, जैसे भूसा निकालने वाली मशीन के अंदर ब्लेड लगे होते हैं, सेम उसी तरह से टरबाइन के अंदर भी ब्लेड लगे होते हैं। जब पानी इन ब्लेड्स पर गिरता है तो ये शाफ्ट के थ्रू ये वाली गरारी जो है घूमती है। अब ये गरारी बड़ी होती है, यहाँ पर ये दूसरी गरारी छोटी होती है। जब बड़ी गरारी घूमती है, कम आरपीएम भी होंगे, मान लीजिए कि इसके अगर 800 आरपीएम या 1000 आरपीएम है, पानी के अकॉर्डिंग पानी की स्पीड कितनी है, पानी कितना खोला जा रहा है, फिक्स अमाउंट में पानी यहाँ पर खोला जाता है। उसके बाद ये हमारी जो छोटी गरारी लगी है वो पूरी नाप तोल करके मेजरमेंट निकाल करके किया जाता है। अब ये वाली जो गरारी है हमारी वो कितने आरपीएम पे घूमेगी, तो पूरे 1500 आरपीएम पर ये वाली गरारी हमारी घूमेगी। ये वाली कितने भी आरपीएम पे घूमे ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, ये इतनी तेज घूमेगी तो मैक्सिमम आरपीएम इसके यहाँ पर 1500 आरपीएम हमारे निकल करके आएंगे। अब ये वाली जो गरारी है ये इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, यहाँ पर ये कपलिंग आ गई, और उसके बाद ये हमारा जो है जनरेटर की मोटर आ गई। डायग्राम पे आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये है विद्युत जनरेटर, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा
कि किसी भी डीजल जनरेटर या फिर बड़ा साइलेंट जनरेटर, कोई सा भी जनरेटर लगाओ, मोटर उसके अंदर सेम इसी तरह की लगी होती है। इसका काम होता है बिजली का सप्लाई देना। अब इसको घुमाने के लिए आप चाहे टरबाइन का यानी कि पानी का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोयले का यूज़ कर सकते हैं। स्टीम, कोयले से स्टीम बना करके उसको फिर इसी तरह से गियर बॉक्स की तरह इसको घुमाया जाता है। फिलहाल चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन चक्की हो, अगर बिजली सप्लाई ली जाती है तो फिर ये जो अल्टरनेटर है इसको घुमाना होता है प्राइम मूवर के थ्रू। अब प्राइम मूवर चाहे किसी भी चीज़ से चल रहा हो, चाहे वो डीजल इंजन से चल रहा हो या फिर पानी की टरबाइन से चल रहा हो या फिर थर्मल प्लांट से चल रहा हो, किसी भी तरह से चल रहा हो, उन सभी का काम होता है इस अल्टरनेटर को मूव करना। चाहे वो आप हाथ से करें, अगर कर सकते हैं तो। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि इस अल्टरनेटर को किसी भी जरिए से घुमाना होता है, उसके बाद ही ये विद्युत सप्लाई देता है। नॉर्मली जो छोटी परियोजनाएं होती है 100 किलोवाट, 50 किलोवाट या 200 किलोवाट, उसमें ये नॉर्मली जनरेटर जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास वही जनरेटर लगे होते हैं। लेकिन जब बड़ी टरबाइन हो जाती है, किलोवाट में चली जाती है, 1000 किलोवाट में, तो फिर वो मेगावाट में आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया 1000 किलोवाट बराबर होता है 1 मेगावाट। ठीक है, तो जब बड़ी टरबाइन, बड़ी परियोजना हो जाती है तो उसकी जो मशीन होती है अल्टरनेटर, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको ऑपरेट करना भी काफ़ी टिपिकल होता है और वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। फिलहाल ये छोटी टरबाइन, जो छोटी परियोजनाएं होती हैं, जैसे कि पहाड़ों में गांव होते हैं, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे घर बसे होते हैं, तो उन सभी गांवों को विद्युत सप्लाई देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से छोटी छोटी जल विद्युत परियोजना लगाई जाती है, जिसमें मैंने काफ़ी बार काम किया, 8-10 बार से ज़्यादा एक बार काम किया हो। ये हमारा अल्टरनेटर नॉर्मली होता है, बड़े टरबाइन जो होते हैं मेगावाट में, उसका थोड़ा सा बड़े साइज में होता है, उसका थोड़ा फंक्शन भी अलग होता है, लेकिन काम सबका यही होता है, करंट देने का। और इसको घुमाने के लिए हमें कोई भी चीज़ चाहिए, ये गियर हो गया, इसके लिए घुमाने के लिए चाहे डीजल जनरेटर, इंजन वगैरह वगैरह कुछ भी चाहिए। तो अब यहाँ पर, लेकिन अभी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ पर इस अल्टरनेटर से जो सप्लाई निकल करके आई है, कितने तार निकल करके आए हैं? 4 तार निकल करके आए हैं, 3 फेस 1 न्यूट्रल। लेकिन हम जब बिजली की सप्लाई देखते हैं वहाँ पर 3 तार आ रहे होते हैं। वो 3 तार कहाँ से आते हैं? और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अल्टरनेटर के अंदर का सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्योंकि अगर हम इसी में देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आगे को काफ़ी डिटेल बची है। फिलहाल यहाँ पर अल्टरनेटर से 3 वायर फेस के निकले हैं, 1 वायर न्यूट्रल का निकला है। अब यहाँ पर पूरा ये पैनल लगा होता है, दुनिया भर का इसमें सामान लगा होता है। 3 फेस हमारे इसके अंदर चले गए, 1 न्यूट्रल चला गया। अब ये इसका जो करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गाँवों में, या फिर बाहर बिजली बेची जाती है, बचती है। तो पहले तो जहाँ हम गए थे वहाँ पर जो है 10-12 गाँवों को मिला करके एक ये परियोजना लगाई गई थी, उनके लिए सप्लाई, ये परियोजना बनाई गई थी, उनको सप्लाई दी जाती थी। अब उसमें क्या होता है, कभी तो कोई बिजली चला रहा है, कहीं पर भी, नॉर्मली सभी जगह की बात कर रहा हूँ, कहीं कोई यूज़ कर रहा है कोई सामान, किसी फेस पे 10 किलोवाट लोड पड़ रहा है, किसी पे 1 किलोवाट पड़ रहा है, किसी पे पड़ ही नहीं रहा, या फिर किसी घर में बिजली जल रही है, तो उस कंडीशन अगर ज़्यादा लोड आ गया तो फिर इसके आरपीएम टूट जाएंगे और स्पीड कम हो जाएगी। अगर कम लोड है तो फिर जो है आरपीएम इसके बढ़ जाएंगे। इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि अगर लोड चल रहा है बाहर या फिर नहीं चल रहा है, उस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक अलग से मैकेनिज्म सिस्टम लगाया जाता है। इसको आप हीटर सिस्टम कह सकते हैं। इसके अंदर हीटर लगे होते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर हीटर लगे होते हैं, और ये जो यहाँ पर तो ऑन ऑफ का स्विच हो ही जाता है। उसके बाद जो 3 फेस निकल करके आते हैं, ये 3 फेस इसके अंदर चले जाते हैं विथ न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। इसका जो काम रहेगा वो काम ये रहेगा कि अगर बाहर सप्लाई चल रही है, यानी कि बाहर जो लोड हमने दे रखा है घरों वगैरह में, किसी भी चीज़ में, वो लोड अगर काम कर रहा है तो ये सप्लाई को, यानी इसके आउटपुट को कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर बाहर लोड धीरे धीरे कम होता है, जैसे मान लीजिए कि बाहर का लोड इसको फिक्स आरपीएम पे सेट कर दिया, 1500 आरपीएम पे ये चल रहा है, अगर बाहर का लोड धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब लोड कम होता है तो फ्रिक्वेंसी, जनरेटर की बात कर रहे हैं, जनरेटर की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, आरपीएम इसके बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, लोड कम हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें, यहाँ पर ये जो सिस्टम है क्या काम करता है, जैसे बाहर लोड कम होता है तो फिर ये जो सिस्टम है, ये जो जितना लोड कम होगा वो उतना लोड ये लेना चालू कर देगा। यानी बाहर अगर 5 किलो लोड लेस हुआ है तो ये यहाँ पर 5 किलो लोड प्लस हो जाएगा। यानी इसके ऊपर फिक्स लोड, अगर मान लीजिए कि ये जो है वो 10 मेगावाट की परियोजना है, तो यहाँ पर अगर 1 मेगावाट या 5 मेगावाट, कितना ही मान लीजिए, जितना लोड यहाँ पर कम हुआ है बाहर आउटपुट घरों में, तो वो उतना लोड ये कंज्यूम कर लेगा। इसके ऊपर फिक्स लोड रहेगा, जितना यहाँ पर सेट कर दिया फुल आरपीएम
फुल पानी खोल दिया यहाँ से बादल से, तो ये 1500 आरपीएम पर आ गया। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर लोड बाहर कम हो या ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, इस पर कोई लोड नहीं आएगा। ठीक है, और अगर लोड कम होगा तो फिर ये लोड आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा। उसके बाद घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो किस तरह से दी जाएगी, यहाँ से आप मान लीजिए, हम तो बहुत यहाँ पर बहुत लंबा सीन हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहीं से वायर आएंगे, सॉरी, अब यहाँ पे 3 वायर ये आ गए, 3 फेस और एक न्यूट्रल इसी पैनल से। ठीक है, ये ऐसा लगा रहेगा, ये जो वायर आएंगे पैनल से आएंगे, यहाँ पर कनेक्ट होंगे। ठीक है, और ऑन ऑफ स्विच के बाद ये कनेक्ट होंगे, तो ये भी ऑन ऑफ यानी एमसीबी जो आइसोलेटर लगा होगा उसके बाद ये कनेक्ट होगा। ये वायर और ये वायर एक साथ कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ का लोड अगर कम होगा, ये आउटपुट है, आउटपुट का लोड कम होगा तो ये यहाँ पर लोड कंज्यूम कर लेगा उतना। अब यहाँ का जो सीन रहता है वो क्या सीन रहेगा, ये आ गया यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में हमारी कितनी तार गई है, 4 तार, 3 फेस एक न्यूट्रल। अब अगर हमें सप्लाई भेजनी है, ये मान लीजिए सप्लाई आगे भेजनी है 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर भेजेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सप्लाई को, इस जनरेटर की सप्लाई को 10 किलोमीटर भेजेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। सप्लाई इसके अंदर 440 वोल्ट चल रही है डबल फेज में, 10 किलोमीटर तक सप्लाई पहुँचते वो जो सप्लाई रह जाएगी वो लगभग 290 वोल्ट के आसपास रह जाएगी। और अगर हम इसको 20 किलोमीटर कर दें तो ये सप्लाई लगभग 100 वोल्ट के आसपास रह जाएगी। और अगर हम आगे को बढ़ा दें तो ये सप्लाई बहुत वोल्टेज कम हो जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर सप्लाई भेजनी है, अगर हमें यहाँ से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई सप्लाई भेजनी है, मुंबई बाय 1 वोल्ट भी नहीं पहुँच पाएगा, बिल्कुल 1 वोल्ट भी नहीं पहुँच जाएगा। इस कंडीशन में यही प्रॉब्लम तब हुई थी जब थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने डीसी जनरेटर बनाया था जिसको हम डायनोमो बोलते हैं। जब डीसी अल्टरनेटर को हम चलाते हैं तो उसकी सप्लाई जो है हमें उसी फैक्ट्री वगैरह में, उस समय की बात कर रहा हूँ, उसी फैक्ट्री वगैरह में वो सप्लाई काम कर पाती थी, वहाँ पर वोल्टेज फिक्स रहता था। लेकिन डीसी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उसको अगर हम लंबी डिस्टेंस में भेजे तो वहाँ पर वो वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या रहती थी। अब इस समस्या को दूर किया था निकोला टेस्ला ने। साइंटिस्ट थॉमस एडिसन और साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बीच में यही दिक्कत थी। थॉमस एडिसन डीसी जनरेटर को ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे और निकोला टेस्ला एसी जनरेटर को बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे। अब जिस डीसी करंट का इन्वेंशन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने किया था, उस करंट को हम ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते, यानी डीसी करंट को हम ज्यादा लंबी दूरी पर नहीं ले जा सकते। लेकिन जिस एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट का इन्वेंशन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने किया था, उस करंट को हम लंबी दूरी पर ले जा सकते थे। लेकिन उसके साथ में भी प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको डायरेक्ट लंबी दूरी पर नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। जो ट्रांसफार्मर हमारा पावर हाउस के यानी कि विद्युत परियोजना या किसी भी परियोजना के पास में लगा होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हमने इसके अंदर कितने वोल्टेज दिए हैं, 440 वोल्टेज इसके अंदर हमने दिए हैं। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप का मतलब ही समझ रहे हैं कि ये उसको बढ़ा करके देने वाला। तो यहाँ पर ये इसकी बाइंडिंग इस तरह से की जाती है, इसका करंट जब इस वाली बाइंडिंग में चला गया और यहाँ पर आप देखेंगे ये न्यूट्रल जो है ये कहाँ चला गया, ये 3 बाइंडिंग इसके अंदर होती हैं और इन तीनों बाइंडिंग का जो स्टार होता है उसमें ये न्यूट्रल चला जाता है। अगली जो बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग से वो कनेक्ट नहीं होती है। अब ये 440 इसके अंदर है। अब ये बाहर को जो निकाल रहा है, यहाँ पर ये 11,000 वोल्टेज निकाल रहा है, यानी स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है 440 वोल्ट को वो 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसी हिसाब से और भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करते हैं। कोई 33 kV की लाइन होती है, कोई 66 kV की, कोई 11 kV की, मतलब बड़ी बड़ी लाइन होती है। मैंने सबसे बड़ी जो लाइन देखी है वो 4 लाख वोल्टेज, उसके अंदर जो कि आपने बड़ी बड़ी जो लाइन देखी होती है उसके अंदर लाखों में वोल्टेज होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उसको लंबी दूरी तय करनी होती है और अगर उसके अंदर वोल्टेज कम रहेंगे तो फिर वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर वोल्टेज हमें पास में भेजने हैं फैक्ट्री वगैरह में आस पास में ही, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो वहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर ये 440 वोल्ट को हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू 11,000 वोल्टेज बना दिया। अब ये जो सप्लाई जाती है वो कहाँ जाएगी,
बिजली घर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, जो कि हमारे आसपास बड़े शहर में होता है पावर हाउस, वहाँ पर ये सप्लाई हमारी चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा कोई भी न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो स्टार बनता है इसके अंदर भी 3 वाइंडिंग रहेंगी, इसके अंदर भी 3 वाइंडिंग रहेंगी 3 फेस में। तो यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ कि यहाँ पर जो है न्यूट्रल क्यों नहीं होता। यहाँ पर जब न्यूट्रल है, देखो ये बाइंडिंग हमने की है, ठीक है, ये 3 फेस है। कहाँ से निकल करके आया है ये? एक फेस ये हो गया R/B, ये 3 फेस हो गए। अब न्यूट्रल हमें कहाँ से लेते हैं? न्यूट्रल हम यहाँ से स्टार से ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी स्टार इसी तरह से बना हुआ था और यहाँ पर भी स्टार इसी तरह से बना हुआ। अंदर मोटर किस तरह से काम करती है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये जो हमारा न्यूट्रल आता है वो यहाँ से निकल करके आता है। जब अब इसकी दूसरी वाली जो बाइंडिंग हुई है उसकी बाइंडिंग वो भी सेम इसी तरह से मतलब मान ली होती है। अब ये भी हो गया R/Y/B। अब यहाँ से हमने 3 फेस ले लिए, जो कि ये 3 फेस हो गए, लेकिन यहाँ पर हमने न्यूट्रल नहीं लिया है, ठीक है। न्यूट्रल सेम उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से ये है। अब जो अगला ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे कुछ गाँवों को चले जाते हैं, कुछ बाहर बिजली बेचने के काम में आते हैं। ये जो है पावर हाउस 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 200 किलोमीटर भी हो सकता है। अगर लंबी दूरी होती है तो फिर वहाँ पर 11 की ये वोल्टेज की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि 11 kV है, 33 kV हो जाती है, 66 kV हो जाती है। इसी तरह से दूरी के हिसाब से ये जो है वोल्टेज अप डाउन कम ज़्यादा किए जाते हैं। अब यहाँ पर अभी और भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा और है अभी, तो पूरा देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, आपको देखने में जितना टाइम लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा डबल तिबल में टाइम लग जाता है इसको शूट करने में, एडिट करने में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीन कहाँ था हमारा? हम यहाँ पर आ गए डिस्ट्रीब्यूशन हाउस यानी कि बिजली घर में। अब बिजली घर में इसी तरह की और भी काफ़ी सारी लाइन्स आ रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में, अब ये जो शहर है इसमें बिजली की, अब मान लीजिए कि ये जो लाइन हमारी सप्लाई आई है वो 10 मेगावाट की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जो बिजली की ज़रूरत है वो यहाँ पर हमें मान लीजिए कि 15 मेगावाट या फिर 20 मेगावाट की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल। फैक्ट्री वगैरह मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको ठीक, घर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पर अब ये जो परियोजना हमारी 10 मेगावाट की है, यहाँ पर 10 मेगावाट तो हमें यहाँ से मिल गई। उसके बाद दूसरी जो लाइन आ रही है सेम इसी तरह से आ रही है, ये वाली भी। अब ये मान लीजिए कि 5 मेगावाट की है, सॉरी 15 मेगावाट लिख दिया हमने, 15 मेगावाट की है। अब इन दोनों को मर्ज किस तरह से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई हमें एक साथ ही देनी है, 3 तारों में ही जानी है। तो अब देखो ये समझने इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं समझाऊंगा। 10 मेगावाट की ये वाली सप्लाई आ गई, 10 किलोवाट की मान लीजिए, 10 मेगावाट मान लीजिए, 15 मेगावाट की ये हो गई। तो अब इनको हमें यहाँ पर चाहिए 25 मेगावाट मान लीजिए। तो अब ये जो है 10 मेगावाट है, 15 मेगावाट है। यहाँ पर अब इसको एक साथ मर्ज किस तरह से करेंगे, जैसे कि 2 जनरेटर हैं, दोनों की सप्लाई आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, धमाका हो जाएगा। एक जनरेटर खराब हो सकता है, दूसरा भी खराब हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और इसी तरह से ये जो सप्लाई है आगे को डिस्ट्रीब्यूट होती है, बेची जाती है या फिर घरों में सप्लाई जाती है। अब इसका सिस्टम क्या रहता है, देखिए वो सब कुछ सेट कहाँ से रहेगा, वो यहाँ से रहेगा, यहीं पर होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 10 मेगावाट की परियोजना लगी, यहीं पर बता देता हूँ मैं, एक परियोजना 5 मेगावाट की लगी है। अब यहाँ पर इसके लिए अलग लाइन तो डालेंगे नहीं, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, 2 परियोजना लगी है, ठीक है। एक है 10 मेगावाट की, एक है 5 मेगावाट की। अब इसकी जो सप्लाई हमें देनी है इन्हीं तारों में हमारी जानी है, तो ये किस तरह से जाएगी, इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजिंग। इसका यानी कि दोनों सप्लाई को आपस में मर्ज करके आगे को भेजना। तो इसका सीन क्या रहता है, थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है। इसके लिए एक अलग से पैनल बनता है, उस पैनल में 2 मीटर लगे होते हैं नीचे, 2 मीटर लगे होते हैं ऊपर। इस तरह से पैनल होता है, आपने देखा होगा। एक बताता है वोल्टेज, एक बताता है फ्रिक्वेंसी, सेम इसका भी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी। ये हमारा 1 नंबर का मीटर हो गया और ये हमारा 2 नंबर यानी इस वाली का मीटर हो गया। यहाँ पर जो है पहले एक जनरेटर इस वाले की मान लीजिए, इसके वोल्टेज हमें यहाँ पर 400 मान लीजिए फॉर एग्जांपल 400 हमने सेट कर दी इस जनरेटर के। तो इस वाले दूसरे वाले जनरेटर के, जो छोटा जनरेटर है, चाहे 5 किलोवाट का है 50 किलोवाट का है, दोनों जनरेटर के वोल्टेज हमें बिल्कुल सेट करने होंगे। 400 वोल्टेज, 400 वोल्टेज एक टरबाइन दे रही है, 400 वोल्टेज दूसरी टरबाइन के हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर इसकी फ्रिक्वेंसी।
अब इसकी फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर 52 सेट कर दी है, दूसरे वाले की भी हमने यहाँ पर 52 फ्रिक्वेंसी सेट कर दी है। फ्रिक्वेंसी हमें अनलोड पर बिना लोड के 52 सेट करनी होती है, जब लोड पड़ता है तो वो फ्रिक्वेंसी 50 आ जाती है। तो फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पर दोनों की हमने मैच करती है, दोनों जनरेटर की। अब उसके बाद फिर वहाँ पर पैनल में बटन दबा दिया जाता है, दोनों का करंट यहाँ पर 2 सप्लाई आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी आपस में मैच हो गई, जब धमाका जो होता है, किसी में वोल्टेज कितने आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी किसी की 50 है, किसी की 52 है, किसी के वोल्टेज 400 आ रहे हैं, किसी के 420 आ रहा है, दोनों को आपस में करंट को मिला देंगे। मेरा कहने का मतलब ये साफ तौर पर कि 2 जनरेटर की सप्लाई, एक की है एक की है, दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है तरीके से, इस तरीके से। तो दोनों जनरेटर के वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हमने बिल्कुल सेट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ये तार लगे, 6 तार आएंगे, दोनों की सप्लाई बिल्कुल बराबर हो गई, इसमें चली गई है। डायग्राम पे आप ना जाएं। तो अब जब बिल्कुल सेट हो गया, मीटर यहाँ पर देख लेंगे, मीटर का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब सेट हो जाएगा, यहाँ पर हमने बटन दबा दिया, सप्लाई दोनों की एक साथ यहाँ पर आ गई। इस स्टेप अब ट्रांसफार्मर में, अब चाहे यहाँ पर एक 10 किलोवाट कट लगी थी, एक 5 किलोवाट की लगी थी, दोनों की सप्लाई एक ही वायर में इन्हीं 4 तारों में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर 6 तार हैं, वो यहाँ पर 8 तार हैं, 4 इसके 4 इसके, लेकिन यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग होने के बाद 4 तार में ही आएगा। स्टॉप अप ट्रांसफार्मर के बाद आगे को हो जाता है। अब अगर जगह की या फैक्ट्री की या शहर की डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर भी सिंक्रोनाइज इसी तरह से किया जाता है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को। अभी आपने देखा होगा कि बिजली की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेट होती है, एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब यहाँ पर ये सप्लाई ऐसे ही नहीं दी जाती है। यहाँ पर जब ये स्टेप, अब वोल्टेज यहाँ पर हमारे कितने हैं, 11,000 है या 66,000 है। अब शहर को जो सप्लाई दी जाएगी वहाँ पर उससे पहले क्या होता है, हमारे गांव के बाहर हमने देखा ही होगा, शहर के बाहर हमने देखा होगा कि हमारे मोहल्ले गली के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इन्हीं के थ्रू हमारे पास सप्लाई आती है। इन ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन। ये है स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ाने वाला है, ये है स्टेप डाउन। यहाँ पर हमने 11,000 वोल्टेज इसके अंदर है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर से जो आउटपुट निकल रही है वो फिर वही की वही 440 वोल्ट यहाँ पर निकल रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल भी मिल जाएगा। इधर लगा लो, चलो इधर लगा लेते हैं। क्यों यहाँ पर न्यूट्रल क्यों मिला? जिस तरह से हमने यहाँ पर न्यूट्रल ये बाइंडिंग हुई है, इसकी ये वाला जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, इसकी बाइंडिंग इसके उल्टी होती है। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल स्टार में से, यहाँ पर स्टार में से न्यूट्रल ले लिया है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो है न्यूट्रल जो है वो इस तरह से बंद कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 440 वोल्ट हमारे घरों वगैरह में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस से होकर के ये बिजली हमारे घरों तक पहुँचती है। अगर हम डायरेक्ट जो यहाँ पावर हाउस में बिजली बन रही है 440 वोल्ट, उसको अगर हम 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे भेजेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होना 100% तय है। यही प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट निकोला टेस्ला और साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के बीच में। निकोला टेस्ला चाहते थे कि आगे जो है वो एसी जनरेटर बूस्ट हो, यानी कि वो स्केल करें। तो निकोला टेस्ला का फॉर्मूला आगे हम सब यूज कर ही रहे हैं, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर बिजली आ रही है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ। निकोला टेस्ला एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो सभी को फ्री एनर्जी प्रोवाइड करता, वो एक वायरलेस इलेक्ट्रिक सिस्टम बना रहे थे। लेकिन उस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर, यानी कि जो उसमें पैसा लगा रहा था, उनको पता लगा कि निकोला टेस्ला जो है फ्री में सभी को बिजली देने वाले हैं। तो उस प्रोड्यूसर ने उस प्रोजेक्ट को पूरा ध्वस्त करा दिया। ये निकोला टेस्ला का ड्रीम था कि सभी को हम फ्री में वायरलेस बिजली प्रोवाइड कराएं। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो आज हमारे पास बहुत कुछ चेंजेस होती। तो कुछ इस तरह से ये बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है।